सीधा आज के हमारे इस बेहद रोमांचक विश्लेषण पर आते हैं। आज हम 1968 के हिंदी साहित्य की एक ऐसी मास्टरपीस में गोता लगाने वाले हैं जो किसी भी मॉडर्न मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के पसीने छुड़ा सकती है। हम बात कर रहे हैं कृष्ण बलदेव वैद की कहानी मेरा दुश्मन की। अब देखिए, वैद साहब अपनी बेबाक और बिल्कुल लीक से हटकर लिखने की शैली के लिए जाने जाते थे। उस दौर में जहां लोग समाज की बातें कर रहे थे, उन्होंने इंसानी दिमाग की उधेड़बुन को चुना। सच कहूं तो इसे सिर्फ एक कहानी कहना नाइंसाफी होगी। ये असल में हमारे दिमाग की उन अंधेरी और खौफनाक गलियों का सफर है जहां झांकने से हम सब कतराते हैं। ये रहस्य, डर और एक अजीब सी घुटन से भरी ऐसी कहानी है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान का सबसे बड़ा डर आखिर हो क्या सकता है। अब जरा एक पल के लिए इस सीन की कल्पना कीजिए। आप देख रहे हैं कि आपका दुश्मन आराम से बैठकर जहर मिली हुई शराब पी रहा है। जी हां, शराब में जहर है, लेकिन सामने वाला उसे ऐसे गटगट पिए जा रहा है जैसे वो कोई बहुत मीठा शरबत हो। उसकी आंखों में लाल डोरे पड़ रहे हैं, माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से होश में है। उसके चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं है। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ना। इस कहानी की शुरुआत ही बिल्कुल इसी खौफनाक और सस्पेंस से भरे पल से होती है, जो आपको तुरंत ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई आखिर ये दुश्मन है कौन जिस पर इस जहर का भी कोई असर नहीं हो रहा। खैर, चलिए इस मनोवैज्ञानिक गहराई में थोड़ा और उतरते हैं। कहानी के नायक की असली दहशत इस दुश्मन की ताकत या उसके हथियारों में बिल्कुल नहीं है। सबसे डरावनी चीज है उसकी खामोशी। दुश्मन एक शब्द नहीं कहता, वो सिर्फ एक कोने में सोफे पर अपनी टांगे समेटे बैठा रहता है, और उसकी यही खामोशी अंदर तक कंपा देती है। नायक को हर पल ये डर सताता रहता है कि ये दुश्मन कभी भी उठकर उसकी गर्दन मरोड़ देगा। वो चुप्पी एक ऐसे खतरे का प्रतीक बन जाती है जो न तो टल रहा है न खत्म हो रहा है, बस वो वहीं मौजूद है, लगातार डराने के लिए। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट। ये दुश्मन कोई बाहर से आया हुआ गुंडा या अजनबी नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा इंसान है जिससे पुरानी दुश्मनी हो। दरअसल ये दुश्मन खुद नायक का अपना ही अतीत है। ये उसका अपना ऑल्टर ईगो, उसका वो दूसरा रूप है जिससे वो सालों से भाग रहा था। ये वो विद्रोही और सच्चा अतीत है जिसे एक सुख सुविधाओं वाली जिंदगी जीने के लिए उसने कहीं बहुत पीछे दफना दिया था। और आज वही अतीत एक जीते जागते इंसान का रूप लेकर बिना किसी खौफ के उसी के ड्राइंग रूम में आके बैठ गया है। अगर हम इन दोनों व्यक्तित्वों को आमने सामने रखकर देखें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। एक तरफ है मैं, यानी कहानी का नायक, जो पूरी तरह से दब्बू बन चुका है। वो समाज के नियमों के आगे घुटने टेक चुका है और एक सुरक्षित मध्यवर्गीय जीवन की कैद में है। और दूसरी तरफ है वह, यानी उसका दुश्मन, जो उसके युवावस्था का बिल्कुल विद्रोही रूप है। एक ऐसा रूप जो समाज के ढकोसलों की परवाह नहीं करता था, जो कड़वा सच बोलने से नहीं डरता था, और आज वो इस दिखावटी जीवन पर एक व्यंग्य भरी चुभने वाली मुस्कान के साथ हंस रहा है। ये असल में एक ही इंसान के दिमाग के दो हिस्सों की भयंकर लड़ाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे ड्रामे में नायक की पत्नी माला का क्या रोल है। तो दिलचस्प बात यह है कि माला सिर्फ एक पत्नी नहीं है। माला दरअसल एक मजबूत ढाल है, एक ऐसा सेफ और सुरक्षित कवच जिसे नायक ने अपने इसी विद्रोही अतीत से छिपने के लिए पहन रखा है। माला उस मध्यवर्गीय अवसरवादिता और पाखंड का जीता जागता प्रतीक है जो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। नायक ने उसी की शरण ली थी ताकि वो अपने उस खौफनाक सच बोलने वाले दुश्मन से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा ले और एक सुरक्षित लेकिन पूरी तरह से नकली जिंदगी जी सके। ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक बहुत बड़े दिखावे पर टिकी हुई है। अच्छी खासी तनख्वाह, बड़े बड़े रसूख वाले और हट्टे कट्टे दोस्त, एक एकदम आलीशान और सजा संवरा घर। लेकिन इन सब के नीचे क्या है? इन सब के नीचे पूरी तरह से दफन कर दिया गया अपना असली जुनून है। नायक ने सिर्फ एक आरामदायक जीवन जीने के लिए अपनी सच्चाई का ही गला घोट दिया है। ये कहानी बड़ी ही बारीकी से इस खोखलेपन को उघाड़ कर सामने लाती है। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान इस घुटन और खौफ में जी रहा है कि कहीं उसकी ये सच्चाई दुनिया के सामने बेनकाब ना हो जाए। जब वो दुश्मन घर में आकर बैठता है ना, तो वो नायक के लिए एक विकृत, एक भयानक आईने की तरह काम करता है। दुश्मन की हालत बहुत खस्ता है, कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन शक्ल अभी भी बिल्कुल नायक से मिलती जुलती है। उसे देखकर नायक को अपना वो पुराना समय याद आता है जब दोनों साथ साथ हर विद्रोही और पागलपन वाला काम करते थे।
उस खस्ताहाल चेहरे और उसकी उस व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आईने में अपनी ही आत्मा की उस जर्जर हालत को देख ले जिसे उसने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। और ये देखना कमाल का है कि कैसे माला, जिसे हर स्थिति को कंट्रोल करने की आदत है, इस अजीबोगरीब संकट से निपटने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपनाती है। सबसे पहले वो खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करती है, उस दुश्मन को मुर्दार तक कह डालती है। जब इससे काम नहीं बनता तो वो अपनी रणनीति बदलती है और दिखावटी खातिरदारी पर उतर आती है। उसे बियर परोसती है, झूठी मिठास के साथ बातें निकलवाने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसका ये सारा मनोवैज्ञानिक खेल भी उस ढीठ दुश्मन को घर से निकालने में नाकाम हो जाता है, तो वो हार मानकर अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली जाती है। इस पूरी उथल-पुथल के बीच घर के अंदर एक बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा होता है। दुश्मन कोई चीख पुकार नहीं मचाता, वो बस पूरी खामोशी से अपनी जीत दर्ज करता रहता है। वो आराम से नायक के कपड़े पहन लेता है और माला की उस झूठी मेहमान नवाजी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो घर उसी के बाप का हो। उसकी वो जहरीली और ताने मारने वाली मुस्कान माला की सारी होशियारी को बेनकाब कर देती है। बिना एक भी शब्द कहे वो पूरे घर और उस मध्यवर्गीय दिखावे पर अपना पक्का कब्जा जमा लेता है। जैसे ही माला घर छोड़कर जाती है, कहानी अपने सबसे एक्सट्रीम और तनावपूर्ण पॉइंट पर आ जाती है। माला का जाना कोई आम पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, ये उस मध्यवर्गीय ढाल का हमेशा के लिए टूट जाना है। अब नायक पूरी तरह से नग्न और निहत्था हो चुका है। अब उसके पास मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उसे अब अपने उस खौफनाक अतीत, उस दुश्मन का सामना बिल्कुल अकेले आमने सामने करना है। ये वो पल है जहां सुख सुविधाओं का सारा पर्दा गिर जाता है और इंसान अपनी सबसे डरावनी सच्चाई के साथ एक कमरे में बिल्कुल अकेला खड़ा रह जाता है। तो अब नायक के सामने आकर सिर्फ दो ही विकल्प बचते हैं और दोनों ही भयानक हैं। पहला विकल्प, वह उस दुश्मन की यानी अपने खुद के अतीत की हत्या कर दे और उस झूठे लेकिन आरामदायक जीवन को किसी तरह बचा ले जिसमें वह अभी तक जी रहा था। या फिर दूसरा विकल्प, वह अपना सामान बांधे, उस दुश्मन के साथ हमेशा के लिए घर से निकल जाए और अपनी उस असली विद्रोही पहचान को दोबारा अपना ले। ये एक ऐसा लकवा मार जाने वाला खौफनाक फैसला है जो किसी भी इंसान को उसकी जड़ों तक झकझोर कर रख दे। लेखक कृष्ण बलदेव वैद की खुद की ये सोच इस कहानी की गहराई को समझने का एक बहुत अच्छा नजरिया देती है। वे कहते थे कि लिखते समय वे उस अंधेरे में बिल्कुल अकेले जाकर असंभव का सामना करना चाहते हैं, और मेरा दुश्मन में उन्होंने सच में यही किया है। उन्होंने इंसानी दिमाग के उस सबसे अंधेरे कोने को छुआ है जहां हमारे सबसे गहरे राज और हमारी छोड़ी हुई असली पहचान दफन होती है। उन्होंने हमें एक ऐसी असंभव सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसे स्वीकार करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। चलिए अब थोड़ा इसके साहित्यिक महत्व पर भी नजर डालते हैं कि ये कहानी कैसे एक मील का पत्थर बनी। 1960s के दशक में हिंदी साहित्य में नई कहानी का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन ने कहानियों का फोकस बाहरी दुनिया की घटनाओं से हटाकर इंसान के अंदर चल रहे यथार्थ और उसकी मनोवैज्ञानिक उलझनों पर डाल दिया था। 1968 में जब मेरा दुश्मन प्रकाशित हुई तो इसने तहलका मचा दिया। इंसान की इसी दोहरेपन को इतनी बेबाकी से दिखाने के कारण इसे बाद में राजेंद्र यादव के बेहद मशहूर संकलन एक दुनिया समानांतर में शामिल किया गया। इस सारी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि बाहर का कोई इंसान या हालात हमारा असली दुश्मन नहीं है। हमारा असली दुश्मन है हमारा अपना दोहरापन, वो अंदरूनी पाखंड जिसे हम हर रोज ओढ़कर जीते हैं। समाज में बस फिट होने की चाहत में लोग अपने असली जुनून, अपनी सच्ची आवाज का गला घोंट देते हैं और एक खोखली सी जिंदगी जीने लगते हैं। भले ही ये कहानी 1960 के दशक की है, लेकिन जरा सोचिए, क्या आज के समय में ये कम प्रासंगिक है? आज भी हम सामाजिक दिखावे के चक्कर में अपने असली रूप को अपना दुश्मन मान लेते हैं और उसे एक गहरे तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये कहानी किसी साफ सुथरे हैप्पी एंडिंग वाले समाधान के साथ खत्म नहीं होती। इसे जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है। ये अंत में एक ऐसा चुपता हुआ सवाल छोड़ जाती है जो आपके जहन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। जरा सोचिए, अगर आज आपका अपना असली भूला हुआ लेकिन सच्चा अतीत आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तो क्या आप उसे खुशी खुशी गले लगाएंगे या उसे फिर से वही जहर देने की कोशिश करेंगे? ये एक ऐसी मास्टरपीस है जो हमें हमेशा अपनी ही सच्चाई से नजरें मिलाने पर मजबूर करती रहेगी। चलिए, इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।